तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके एच के स्टडी सीरीज में। तो चलिए मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ साइंस और कॉमर्स के लिए जो हिंदी आता है बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया है। तो इस उस मॉडल पेपर का आज मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। तो हो जाइए तैयार और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए इस वीडियो को ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए तो बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा ही देता हूं। अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर से क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम पूछ रहा है। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं 2 खंडों में निबंध प्रकाशन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है आपका आंसर हो जाएगा भट्ट निबंध माला, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन जयप्रकाश नारायण, चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयाज, उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? आपने पढ़ा होगा, उसने कहा था, इस चैप्टर से कहानी लिया गया है क्वेश्चन को। लहना सिंह उसी में ना कहानी है, कहाँ लगी थी? तो सिर में लगी थी या हाथ में लगी थी या पेट में या जांघ में? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लहना सिंह को जांघ में गोली लगी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? यहाँ पूछ रहा है सन, मतलब कि 1924 में गए थे, 1921 में गए थे, 1928 में गए थे या 1922 में गए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी 1922 में गए थे अमेरिका शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? ऑप्शन दिया आपका चुनाव का खर्चा, महंगाई, गरीबी, चोरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, चुनाव के खर्चा को उन्होंने राजनीति में करप्शन का कारण बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठा नंबर। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1926 ईस्वी में? तो इसका राइट जो आंसर आपका दिख रहा है मुझे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 1925 में, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, 7वें नंबर। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन दिनाचार्य स्वीकार करता रहा उसे क्या कहते हैं? जो वस्त्र पहनते हैं उसे पीताम्बर कहते हैं, जो वस्त्र नहीं उसे दिगंबर, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही, दिगंबर ही तो कहते हैं उसे, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया? तो यहाँ से आप सीधा बोल दीजिएगा कि 2 भागों में लिखा गया है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र अंग्रेजी के अनुवाद किसने किया है? भगत सिंह ने, जय कृष्ण मूर्ति ने, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे ने या मलयज ने? तो आप यहाँ से बोल दीजिएगा राइट आंसर कि सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे ने ही किया है, ऑप्शन आपका एकदम सी सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन आपका एकदम सी सही। चलिए अगला देख लेते हैं। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज पढ़ने को रोज कहे थे? तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो मालती थी जो पन्ना को फाड़ देती थी, उसके पिताजी बोलते थे कि तुम डेली 20 पेज मुझे पढ़ पढ़ के सुनाना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20 पेज वो पढ़ने के लिए बोलते थे उनके पिताजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो इनका सही आंसर जो हो जाएगा भगत सिंह के पिता और चाचा जी लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि भगत सिंह के पिता और चाचा क्या थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे,
ये दोनों आंसर आप ऐसे यहाँ से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, समन्वय के जन्मदाता कौन थे? समन्वय के जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। जगदीश चंद्र माथुर की रचना सादरणीय का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1956 में, 1958 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो आपका लग रहा है सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा सी, 1959 ईस्वी में। धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भारे का मजदूर। ओराव दक्षिण भारत से आए थे जो ओराव, उसे बोलते हैं धागर उस शब्द का, ठीक है ना। आगे इसको भी याद करते चलिएगा। चलिए, किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाना स्वीकार किए थे? वही जो चंपारण तीन कठिया प्रणाली, वही सब समझ रहे हैं, उसी का कहानी आपने 10th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये राजा राजकुमार शुक्ल थे जो एक किसान थे, उन्हीं के कहने पे गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार हुए। यही है आपका सी, ऑप्शन सही हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल के। चलिए अगला देख लेते हैं। लौड़िया नंदनंग के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, आजाद सूत्र ने, बिसंसार ने, सम्राट अशोक ने। तो इसका राइट आंसर जो हमें दिख रहा है एकदम डी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने कराया था। ऑप्शन आपका एकदम डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद करते चलिएगा मेरे भाई। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? आपने पढ़ा ही है कि उनका नाम था करमचंद्र गुगलानी, करमचंद्र गुगलानी, करमचंद्र गुगलानी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, करमचंद्र गुगलानी। चलिए अगला देख लेते हैं। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? 18वीं सदी के, 19वीं सदी के, 20वीं सदी के, 17वीं सदी के। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा, 20वीं सदी के। 20वीं सदी के आपका आंसर हो जाएगा एकदम राइट सी, 20वीं सदी के वो थे। ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष के हो गई है? सिपाही की माँ, याद कीजिए, जो सिपाही की माँ मोहन राकेश लिखे हैं। सिपाही की माँ वही जो बर्मा में है, सिपाही मतलब समझते हैं ना, वहाँ पर जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 13 वर्ष की थी धन्नो। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 13 वर्ष। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? पटना विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, सागर विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय में। तो इसमें से जो आपका सही हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन आपका एकदम सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद करते चलिएगा। मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? इसका राइट आंसर जो आपको पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, जूठन, रोज, शिक्षा, प्रगीत और समाज। तो इसको जो यहाँ से लिया गया है नामवर सिंह के अथी से है, प्रगीत और समाज। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन आपका एकदम डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करिए। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयसी सम्मान ने कब सम्मानित किया गया? 1996 में, 1955 में, 1994 में, 1993 में। तो इसका राइट आंसर जो 1996 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? रात्रि में, दोपहर में, सूरज की रोशनी में। तो उन्होंने जो कहा था कि नहीं, तो ये डायरी में भी इसका आती है, इसलिए आपका आंसर सूरज की रोशनी में सुरक्षा है। ऑप्शन आपका एकदम सी हो जाएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम। अनेक धारावाहिकों को और टीवी फिल्मों के रिकॉर्ड निम्न में से किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उदय प्रकाश हो जाएगा, उदय प्रकाश।
उन्हीं ने तो किया था, बहुत सारे फिल्मों में काम किया था, डीलर लिखा था, ये सब याद करते चलिएगा। चलिए 30 शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? 13 साल, 20 साल, 14 साल, 17 साल। इसका राइट आंसर जो हमें लौक रहा है यहाँ से 13 साल। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से 13 साल। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? भगत सिंह, जय कृष्णमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जय कृष्णमूर्ति। वे एक कहते थे कि किताबी ज्ञान का होना अलग ज्ञान है, इनका ही कुछ अलग ही था, समझे? यहाँ से याद करते चलिएगा। चलिए आ ई उ क्या है? हर्स्व स्वर है, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, द्विगी स्वर है। यहाँ से देखिए आ ई उ बड़ी बड़ी लिखा है, यहाँ से दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऑप्शन आपका एकदम सी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या थी? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या थी? व्यंजन, युग्म, संप्रीत, स्वर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो स्वर है, स्वर। मुक्ताक्षर स्वर। ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा डी, स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या है? अभि जोड़ कार, आ जोड़ विस्कार, अभि जोड़ सकार, आविष्कार जोड़ र। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से 1 नंबर पहला हो जाएगा अभि जोड़ कार। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए। याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर लगा क्या रहता है? अनुस्वार मतलब समझ रहे हैं ना? तो इसमें जो अंशु जैसे ऐसे लिखते हैं, चंद्रमा ऊपर लिखते हैं ना ऐसे, तो इसमें जो होगा बिंदु। आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा। जैसे माँ कैसे लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं ना, माँ लिख करके ऐसे देखते हैं, अनुस्वार ए इस तरह। तो यहाँ से बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन आपका एकदम बी सही। चलिए अगला। ठ का उच्चारण क्या है? ठ बोल करके देखिए, ठ ठ। इस ठ जो निकल रहा है आवाज़ आपके मूर्धा से निकल रहा है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध देखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ नहीं, ऐसे नहीं होता है यहाँ पर, ये तो गलत ही है। देखिए छत्र, छत्र छाया, ये भी गलत लिखा गया है। श्री, यहाँ क्या लिखा है देखें नीचे, श्रीमान लिखा है। श्रीमान ऐसे नहीं होता है, श्रीमान ऐसे लिखाता है, श्री और माँ और न हलंत होता है ऐसे, श्रीमान। तो ये भी गलत है, यहाँ से ये भी गलत है। ऑप्शन आपका जो दिख रहा है यहाँ पर डी, संवाद, ऐसे ये सही लिखा गया है, संवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगा रहता है? योजक चिन्ह, ऐसे देखते हैं ना, माता और हाइफन दे करके पिता, ऐसे लिखा रहता है ना, यही वाला चिन्ह लगता है, ऐसे ही ना रहता है ए वाला ऐसे। ऑप्शन जो है यहाँ से आपका ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका एकदम सी सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं यहीं पे। निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो वो जो एक पुल्लिंग है। ऑप्शन आपका एकदम सी सही हो जाएगा। ऑप्शन एकदम सी सही, करेक्ट। याद करते चलिएगा। अगर जो आपको याद करने में आसान लग रहा है, क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन भारी कुछ है ही नहीं। तो याद करते चलिए। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो भी यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका वो डी हो जाएगा, तद्भव है, एक तद्भव है। ऑप्शन एकदम सही आपका डी हो जाएगा, वह एक तद्भव है। चलिए नाला शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? नाला, तो नाली। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा ए, नाला। नाला का स्त्री रूप नाली। चलिए अगला क्वेश्चन। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण, ऐसा पढ़े ना में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो अधिकरण में, पढ़े है ना, इसे ऑप्शन ए हो जाएगा। कारक के 8 भेद होते हैं, ये भी याद करते चलिएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कारक, एक कारक,
कारक का भेद, कारक का जो भेद होता है वो 8 होते हैं। 8 ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यही में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? में ऑप्शन आपका दिया गया है संबोधन, अधिकरण, संबंध, कारण। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसमें अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ऑप्शन आपका सी में यहाँ दिया गया है, नीचे है ऑप्शन सी। करते हैं ना हम लोग, कोई भी काम पढ़ते हैं लिखते हैं, वो क्रिया का फल कहाँ पड़ता है? वो कर्म पर पड़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान का के संप्रदान, ये पढ़े ना इसे, तो इससे ऑप्शन आपका एकदम अपादान से। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आंसर याद करिए। चलिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 11 है। चलिए, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ऑप्शन आपका एकदम डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? विशेषण पूछ रहा है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए याद कीजिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? जिस शब्द से काम का करना या होना हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया ही तो कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है मतलब खाता है, वर्तमान में खाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी। चलिए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है 4। अव्यय के 4 भेद होते हैं। चलिए, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 ही होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आप बोल दीजिएगा। चलिए अगला बोलिए। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग आप जानते होइएगा कि किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें नी र हलंत में है, देखिए ऑप्शन आपका एकदम सी सही हो जाएगा। नी र ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? यहाँ प्रत्यय पूछा है, ना कि यहाँ पर उपसर्ग पूछा है। देखिए, इससे पहले मैं आपको प्रत्यय के बारे में बता दूं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, त भिरत ही ना जुटा है। चलिए अगला देख लेते हैं। आनंद शब्द का विशेषण क्या है? आनंद शब्द का विशेषण पूछ रहा है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका आनंदित हो जाएगा। ए, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा आनंदित। चलिए अगला देख लेते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? ये कौन नहीं जानता है? जिस शब्द में अंतिम पद प्रधान होते हैं उसे तत्पुरुष कहते हैं। ऑप्शन आपका एकदम सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। धर्माधर्म कौन समास है? देखिए यहाँ कन्फ्यूजन में डाल देता है, धर्माधर्म कौन समास है? तो यहाँ से तो इसका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद अधिक करके बना दिया है, इसलिए घबराइएगा नहीं। यहाँ से आपका ऑप्शन जो डी में लग रहा है हमें, यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए, ध्यान में मगन साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? ध्यान में मगन तो विशेष है ना, विशेषण पदबंध में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। चलिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से
ये नहीं पूछ रहा है, अर्थ की दृष्टि से बोल रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ से हो जाएगा वो 8 है, 8 ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आपका आंसर है 8 हो जाएगा आंसर। चलिए, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये कौन वाक्य है? आप भी ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन है? तो ये सरल वाक्य है, इसमें तो कुछ है नहीं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यह सरल वाक्य है। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए, ये तो गलत है। उस निवेदन शीर्षक कविता लिखी गई थी, ये भी नहीं होगा। ये आपका साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यही आपका आंसर सही है, सी नंबर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या है? कुबेर धनद बोलते हैं ना, कुबेर का खजाना है क्या, यानी कि धन का, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आगे देख लेते हैं। आत्मा शब्द का विलोम क्या है? आत्मा, आत्मा का प्रतिलोम विलोम क्या होगा? यहाँ से परमात्मा, आत्मा और एक परमात्मा विलोम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं से 60 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या रहा है? जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? चक्र पानी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपको गेस में भी ये नहीं मिला होगा, आप देखे होइएगा कि जान पर खेलना मतलब जान की परवाह नहीं करना, उसी को तो यहाँ पर लिख दिया है। ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। बुरी तरह पराजित होना, न इधर का न उधर का, साहिक कार्य करना, बुरी राय देना। ऑप्शन यहाँ से साहिक के कार्य करना, यही तो होता है ना, मतलब जान के परवाह नहीं करना। इसी का अर्थ मतलब दूसरा भी अर्थ दे सकता है, याद करते चलिएगा। चलिए, योग न होने पर भी जो सांस रहे उसे क्या कहते हैं? आपने ये पढ़ा ही होगा, ये ग्रामर से क्वेश्चन। योग न होने पर भी सांस रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अयोग्य, यही ना होगा, अयोग्य। ये तो कॉमन सेंस लगाने की बात है। चलिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग एवं पवर्ग कौन व्यंजन है? क से लेकर के जो प तक के आता है वह सब आपका स्पर्श व्यंजन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ चारण, उच्च जोड़ चारण, उच्चा जोड़ रन, उच्चारण, उच्चार जो रन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उत जोड़ चारण, उच्चारण का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं। म का उच्चारण क्या है? म पब बोल कर देखिए आप, म का उच्चारण क्या है? यहाँ से ओस्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध देखिए, दधीची ऐसे नहीं लिखाता है, ये तो गलत है। द आधा च ऐसे लिखाता है दधीची। पुण्य, पुण्य भी गलत है आपका, ये दिया हुआ। यहाँ देखिए, पृष्टि लिखा है, पुष्टि होता है, यह भी गलत है। ऑप्शन आपका जो दिख रहा है यहाँ से हमें सही अध्ययन, अध्ययन ऐसे ही लिखाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी अध्ययन। चलिए, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला, लज्जा शब्द कौन संज्ञा है? लज्जा शब्द कौन संज्ञा है? लज्जा एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, जीव शब्द का क्या है? जीव शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो वो एक तद्भव है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? उसने लड़के को, पढ़िए, कर्ता ने, कर्म को, या वैसे तो नहीं पूछ रहा, संप्रदान कारक अप्रदान ये सब पूछ रहा है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका संप्रदान ही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संप्रदान, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उत्कृष्ट, औपनिवेशिक, उपनिवेशिक, उपनिवेशी। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है बी में औपनिवेशिक हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? 20 फ्रैंक, 40 फ्रैंक, 25 फ्रैंक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 20 फ्रैंक वहाँ पर किया गया है। आप पढ़े होइएगा तो मालूम होगा आपको। चलिए, यहाँ देख ले, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या था?
इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर डी राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा, इवान दमिची चेखरोव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं से। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था? फ्रैंकवा, यही ना ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन से? नरहरि दास, शेष सनातन, सूफी संत महोदी, अमानदार। इसका राइट आंसर जो होगा सूफी संतम, यही तो थे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? अच्युतानंद, शंकराचार्य, विकेट का प्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य। यही राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या, कन्या मतलब बहू नहीं, यहाँ पर वो नहीं हुआ, कन्या याद कीजिए जो सूरदास लिखे थे नंद जी के गोद में जो बैठ के खा रहे थे उसी का ना, कन्या का अर्थ ही गोद होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए सूरदास रचित मुख्य किस भाव के है? सूरदास रचित पद जो मुख्यतः किस भाव के हैं, तो भाव पूछ रहा तो वो वात्सल्य भाव के हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। पिता नंद की गोद में बैठकर बाल कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, आप पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा कि सूरदास के दुई को पद है, जिसमें कि पहला में वर्णन किया गया जगाने का और दूसरा में खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, पढ़े होइएगा ना, तो इसमें द्वितीय ऑप्शन आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तुलसीदास का मुंह बोला बचपन का भी नाम पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राम बोला। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, शिवहरि दास, प्रेमदास दास, गोवर्धन दास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नरहरि दास। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। रामलला नचहु किस कवि की रचना है? तो वो तुलसीदास की है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए गया। नाभा रचित भक्तमाल के 316 छप्पे में कितने भक्तों के रचित वर्णित है? 200, 400, 600, 800। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह 200 भक्तों का रचित है भक्तमाल में। ठीक है। 6 पंक्तियाँ के योग्य पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों के गेय पद को, गेय मतलब गाने वाला, उसी को तो बोलते हैं छप्पे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1613 में, 1617 में, 1618 में, 1619 में। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1613 में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ऑप्शन आपका दिया गया है 108 अलंकारों का, 105 अलंकारों का, 107 अलंकारों का, 109 अलंकारों का। तो उसमें जो हुआ है ऑप्शन आपका बी 105 अलंकारों का। चलिए अगला देख लेते हैं। करवाला का क्या अर्थ होता है? करवाला ऑप्शन आपका तीर, धनुष, तलवार, भाला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तलवार। करवाला का सी आंसर हो जाएगा तलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? 1924 है, 1925 है, 1926 है, 1928 है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1928 है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कात्यायनी महाकाव्य की नायिका का क्या नाम है? कात्यायनी में नायिका की क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक श्रद्धा रहती है, एक मन होती है, पढ़े होइएगा तो मालूम होगा। चलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्राफ्टवे गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? जो वो उसकी सहेली थी वह महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन आपका वो दोनों पढ़ी थी वहीं से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका एकदम बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर भी कोई कुछ न कर सका, ये
सुभद्रा कुमारी चौहान से ही लिया गया, जो उन्होंने लिखा है पुत्र वियोग। इसका राइट आंसर इसमें क्या, छीन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस, पुत्र वियोग। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किया? दुर्गापुर से, कानपुर से, नागपुर से, बिलासपुर से। ऑप्शन आपका 4 दिया जिसमें से एक सही है। आंसर आपका हो जाएगा सी, नागपुर से उन्होंने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी है? अभी तो पढ़ा था ऊपर में गजानन माधव मुक्तिबोध, वही तो लंबी लंबी लिखे थे, वही ना। एक श्रद्धा होती है, एक अथी होती है, उन्हीं ने करना है। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? ये रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? नंगे बूचे नन कंकाल, फौजी, नेता, दरबारी। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा नंगे बूचे नर कंकाल। हम ही लोग ना जाते हैं यहाँ से। अधिनायक जो आपने पढ़ा होगा, अधिनायक उसमें कौन है? जन गण मन अधिनायक किसे कहते हैं? यही ना पढ़े होइएगा तो मालूम होगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहे साहित्य की कौन विधा है? वह आपका एक कविता संग्रह है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए, निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? भूषण को, विनोद कुमार शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला 99 नंबर क्वेश्चन, कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नागरी क्या है? कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, काव्य नाटक। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, काव्य नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 लास्ट क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद कहाँ कहाँ गे है? इसका राइट आंसर जो आपका पढ़े होइएगा, सहजन के पेड़ ही से तो लाते थे और टिकुली साटते थे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर जो आप इस चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर जो आप चाहते हैं कि इसी तरह का हमें पूरा वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अगर जो आप चाहते हैं यदि कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बना दूँ तो आप मुझे कॉमेंट में कीजिए कि भैया आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आंसर कर दीजिए, तो मैं आपको बना कर के इस चैनल पे डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।